बच्चों, कक्षा 11 और 12 में थोड़ी सी हिंदी साहित्य के इतिहास की चर्चा हमने इसके पूर्व की थी, गद्य हिंदी साहित्य के इतिहास की, और उसमें थोड़ा सा हमने काल विभाजन और काल का जो नामकरण था उसके संबंध में जानने का प्रयास किया था। और हो सकता है कि उसमें साउंड की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, स्पष्ट रूप से ना सुनाई दिया हो या कुछ चीज़ें अस्पष्ट रह गई हों। थोड़ी सी हम उसके आगे की चर्चा आज के दिन करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो गद्य का विकास हमारा विभिन्न कालों में हुआ है, तो वो जो गद्य की विधाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं जिसमें गद्य साहित्य लिखा जाता है, और उससे संबंधित जो हमारे ख़ास तौर पे विशेष रचनाकार हैं उनका हिंदी साहित्य के विकास में क्या योगदान रहा। तो सबसे पहले तो हम गद्य की विधाएं लेते हैं। गद्य की विधाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। पहला प्रमुख या प्रकीर्ण विधान, और दूसरा सहायक या गौड़ विधाएं। ये गद्य की प्रमुख रूप से जितनी भी विधाएं हैं उनको दो भागों में ऐसे विभाजित किया जा सकता है। प्रमुख विधाएं या प्रकीर्ण विधाएं वो विधाएं हैं जो मूल रूप से अपने आप में पूर्ण होती हैं और उसकी अपनी एक स्वतंत्र विशेषता होती है, वो प्रमुख विधाएं। सहायक विधाएं वो हैं कि जो प्रमुख विधाओं का ही एक भाग है, किंतु विशिष्ट गुणों के कारण ही उनको एक विशेष नाम दिया गया है। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो जैसे निबंध एक प्रमुख विधा है, मगर कुछ ऐसी विधाएं हैं जो सहायक या गौड़ विधा के अंतर्गत आती हैं। वो विधाएं भी निबंध के अंतर्गत ही हम रख सकते हैं, चाहे वो रेखा चित्र हो, संस्मरण हो, या फिर यात्रा वृत्त हो। इस तरीके की जो रचनाएं हैं, मतलब विधाएं हैं, वो प्रमुख विधाओं का जो निबंध रूप है, स्वरूप है, उसके अंतर्गत आ सकती हैं। किंतु अब चूँकि सहायक विधाओं के अंदर जो तमाम विधाएं हैं उनका भी एक स्वतंत्र अस्तित्व अपने आप में बनता जा रहा है, क्योंकि क्षेत्र बहुत व्यापक है और उस व्यापकता के कारण थोड़ी थोड़ी अंतर जो विधाओं में हमको दिखाई पड़ता है, तो उससे संबंधित रचनाएं भी हमको बहुत ही अधिक मात्रा में देखने को मिलती हैं। इसलिए उसको हम केवल अब निबंध नहीं कह सकते। अगर कोई खास गुणों के साथ रचना लिखी जा रही है तो उस गुण के कारण ही उसका जो एक नामकरण दिया गया है वो अपने आप में कह सकते हैं कि वो भी एक स्वतंत्र विधा है। तो ऐसी स्वतंत्र विधाएं जो प्रमुख विधाओं का ही रूप है या प्रमुख विधाओं के अंतर्गत ही जो उसमें भाग हैं उसके अंतर्गत रखी जा सकती हैं, वो सारी सहायक विधाएं कही जाती हैं। तो ये दो भाग हम बांट सकते हैं। तो हिंदी साहित्य का जो गद्य विकास है वो चाहे प्रमुख विधाओं के अंतर्गत हो, चाहे सहायक या गौड़ विधाओं के अंतर्गत जो भी हैं रचनाएं लिखी गई, तो इसी के पूरे भाग के द्वारा वो रचनाकारों की रचनाएं हमको देखने को मिलेंगी। जो भी अब विधाएं हैं उसका हम नामकरण करते हैं ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें कि कौन कौन सी विधाएं हैं जो प्रमुख विधाओं के अंतर्गत आती हैं और कौन कौन सी विधाएं हैं जो सहायक विधाओं के अंतर्गत आती हैं। तो पहले प्रमुख विधा का हम देख लें रूप। तो प्रमुख विधाओं के अंतर्गत जो विधाएं आती हैं उसमें निबंध, कहानी,
आलोचना, उपन्यास, नाटक और एकांकी। इस तरीके से ये जो 6 विधाएं हैं इसको हम प्रमुख विधाओं के अंतर्गत रख सकते हैं। निबंध, कहानी, आलोचना, उपन्यास, नाटक और एकांकी, ये 6 विधाएं हैं। नाटक और एकांकी में एक रूपता है, दोनों अभिनय विधाएं हैं जिसका रंगमंच पर प्रदर्शन किया जा सकता है। इसमें संवाद होते हैं, कुछ पात्र होते हैं और आपसी उनका कथोपकथन या वार्तालाप होता है। तो ऐसी जो अभिनय गद्य विधाएं हैं जिनको इस उद्देश्य से लिखा जाता है कि वो प्रस्तुत किया जा सके, दृश्य रूप में दिखाया जा सके, मंचन किया जा सके स्टेज पर, तो वो नाटक और एकांकी। बाकी जो है वो लिखित रूप में है। अब इनको मंचित किया जा सकता है अपने ढंग से, मगर इनका एक जो विधान है वो लिखित रूप में ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये दोनों इस उद्देश्य से लिखे जाते हैं कि इसका प्रस्तुतिकरण मंच पर किया जा सके। अब हम थोड़ा सा विस्तार से इन विधाओं के विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी विशेषताएं क्या है। निबंध अगर हम देखें तो निबंध वो विधा है जो एक घटना, विषय या परिस्थिति पर इस प्रकार से लिखी जाए या इस प्रकार से उसका लेखन कार्य किया जाए जिसमें एक सुव्यवस्थितपन हो, एक संगठन हो, यानी उसकी जो लेखन पद्धति हो वो इस प्रकार की हो कि उसमें और गुंजाइश न हो कि विस्तार किया जा सके। तो जैसे आप देख रहे हैं निबंध, बंध का मतलब होता है बंधना, यानी विचार जो हैं एक दूसरे से ऐसे बंधे हों कि उन अवतरणों का, उन विचारों का स्वतंत्र रूप से अगर हम देखें तो स्वरूप ना हो, बल्कि जिस विषय पर लिखा गया है वो लेख पहले और बाद के कथनों से या अवतरणों से भी उसका संबंध हो। इस प्रकार से जो बंधी बंधाई रचना है किसी भी विषय, किसी भी परिस्थिति या किसी भी घटना पर लिखी हुई, तो उसको निबंध कहते हैं। और निबंधों का जो स्वरूप होता है वो किसी नैतिक मूल्य, विचार या फिर किसी ऐसी चीज़ जिसको आपने देखा है, कोई ऐसी भावना जिसके विषय में आप बताना चाहते हैं, तो उस तरीके से विषयों का चयन करके और फिर निबंध प्रस्तुत किया जाता है। और निबंधों के जो स्वरूप हैं इन्हीं गुणों के कारण 4 प्रकार के निर्धारित किए जाते हैं। सबसे पहला तो वर्णात्मक, दूसरा विवरणात्मक, यानी अगर हम देखें तो वर्णात्मक, ठीक है, दूसरा विवरणात्मक, तीसरा भावात्मक और चौथा विवेचनात्मक। इस तरीके से विवेचनात्मक, इस तरीके से हम निबंधों के प्रकार कह सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी अपनी सुविधा के अनुसार लोग निबंधों के प्रकार के नामकरण करते हैं, मगर ये प्रमुख रूप से 4 हैं। किसी चीज़ का जब वर्णन किया जाए तो उसको वर्णात्मक कहेंगे, और किसी चीज़ के विषय में व्यापकता के साथ, ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें जिसमें अनेक रूपताएं होती हैं, उसके स्वरूप बदलते रहते हैं, यानी वहाँ पे जब विवरण प्रस्तुत किया जाए किसी भी चीज़ के बारे में तो वो विवरणात्मक है। और जहाँ किसी निबंध में भावना का समावेश करते हुए लेखन कार्य किया जाए
अंतरंगता स्थापित करने की कोशिश की जाए, मानवीय भावनाओं में डूब करके रचना लिखी जाए, तो वहाँ भाव होने के कारण भावात्मक स्वरूप निबंध का हो जाएगा। और विवेचनात्मक कोई ऐसी गूढ़ बातें जिसके विषय में हम चर्चा करना चाहते हैं, उसको समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, और तर्कों के साथ जब उसका प्रस्तुतिकरण किया जाए अपने कथनों को स्पष्ट करने के लिए, अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए, तो वहाँ पर विवेचनात्मक स्वरूप उसका होता है। इसलिए ऐसे निबंधों में जो शैली है, जो गुण है, वो विवेचन होता है, और इससे संबंधित जो निबंध हैं उनका जो नामकरण है वो विवेचनात्मक निबंध कहे जाते हैं। तो इस प्रकार निबंध के ये 4 स्वरूप देखने को मिलते हैं: वर्णात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक और विवेचनात्मक। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरी गद्य विधा की, कहानी, तो कहानी वो गद्य विधा है जिसमें कोई घटना हो, कोई चरित्र हो, और उसके गुणों को या उस परिस्थिति को इस प्रकार से रोचकता के स्वरूप में ढालते हुए उसका लेखन कार्य किया जाए कि उसकी जो छाप है हमारे मस्तिष्क पर इस प्रकार से पड़े कि ऐसा लगे कि जैसे वो हमारी अपनी बात है, हमारे जीवन की घटना है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी गद्य रचना को कहानी कहेंगे। कहानी में कहा शब्द जुड़ा हुआ है, जिसमें कोई व्यक्ति अपने अनुभव की गई बात को, देखी गई बात को, उसमें कल्पनाएं भी हो सकती हैं शामिल, उसको इस प्रकार से कहे कि किसी के हृदय पर उसकी छाप पड़ जाए। वो जो दृश्य है, वो जो वर्णन है, उसके हृदय पर अंकित हो जाए। तो ऐसे प्रभावकारी रचना को हम कहानी कह सकते हैं। और कहानी जो लेखन कार्य है वो विशेष उद्देश्य को ध्यान में रख कर के लिखा जाता है या किया जाता है, जिसमें किसी को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देनी है, किसी को किसी बात को बहुत ही रोचक ढंग से समझाना है। तो कहानी गद्य विधा एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से हम आसानी से अपनी बात को कह सकते हो। प्राचीन काल से ये विधा प्रकाश में रही है, चाहे हितोपदेश रहे हों, पंचतंत्र की कहानियाँ रही हों, या फिर आधुनिक काल में अगर हम देखें तो जो तमाम तरीके की बाल पत्रिकाएं होती हैं, उसका जो मूल विषय होता है उसको अगर हम देखें तो वो बाल मनोविज्ञान, और उस बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए कहानी जो गद्य विधा है बहुत ही सरल है। और इसके माध्यम से अगर हम देखें तो इसका जो व्यापक प्रभाव है वो देखने को मिलता है। तो अति प्राचीन गद्य विधा जिसका आज भी प्रभाव है, और ये अपने आप में एक ऐसी रोचक गद्य विधा है जिसके माध्यम से आसानी से हम अपनी बात को कह सकते हैं और उसके प्रभाव को लोगों को समझा सकते हैं। ख़ास तौर पे जो आजकल की आधुनिक कहानियाँ लिखी जा रही हैं उसमें 6 तत्वों का होना बहुत ज़रूरी है, और वो तत्व क्रम से पहला कथा वस्तु, दूसरा कथोप कथन, जिसको संवाद भी कहते हैं, फिर पात्र या चरित्र चित्रण भी कहते हैं। कोई व्यक्ति है तो उसके चरित्र का वर्णन करना, तो चरित्र प्रधान कहानियाँ होती है, उसमें चरित्र चित्रण आवश्यक है। और चौथा जो तत्व है देश काल, इसको वातावरण भी कहा जाता है, और ये है भाषा शैली, और फिर है उद्देश्य। इस तरीके से ये अगर हम देखें तो एक ये कहानी के ये तत्व होते हैं: कथा वस्तु, कथोपकथन, पात्र या चरित्र चित्रण, देश काल,
भाषा शैली और उद्देश्य। जो कहानी का प्रमुख घटक है वो है उद्देश्य। बिना उद्देश्य के कहानी नहीं हो सकती। तो उद्देश्य का होना बहुत ध्यान रखा जाता है कहानी लेखन में कि किस उद्देश्य से हम ये गद्य रचना कर रहे हैं। किंतु ये जो पहले के भी ये तत्व हैं कहानी के, तो ये भी होने आवश्यक है। कथा वस्तु का मतलब एक घटना होगी, एक परिस्थिति होगी जिस पर वो कहानी आधारित होगी, तो उसकी एक सामान्य रूप से एक कथा होनी चाहिए। फिर कथोपकथन, उसमें कुछ संवाद होंगे, किसने क्या कहा, किससे कहा, ऐसा इस तरीके से कुछ बातें होंगी जो आपसी वार्तालाप की। तो कहानी अगर है तो उसमें कुछ पात्र होने आवश्यक हैं और उनकी आपस की जो चर्चाएं हैं वो कथोपकथन के अंतर्गत आ जाएंगी। और चरित्र तो है ही भाई, चरित्र इसलिए है क्योंकि बिना चरित्र के कहानी आगे बढ़ती नहीं है। और रोचकता तभी आती है जब कहानी के चरित्र से हम एकाकार स्थापित कर लें। तो उसमें कुछ पात्र होंगे या कुछ ऐसे व्यक्ति विशेष की चर्चा होगी, चाहे वो जानवर हो या कोई जीव जंतु हो, सामान्य रूप से पेड़ पौधे, फूल पौधे, नदियाँ हो सकती हैं, या फिर जो हमारे जड़वत चीज़ें हैं, सूर्य, चांद, आकाश, धरती, पहाड़ भी हो सकते हैं। तो किसी के माध्यम से भी कहानी कही जा सकती है। तो उसमें इस तरीके से चरित्र चित्रण होगा। देश काल का मतलब ये होता है कि वो किस समय की घटना है, आधुनिक काल की है कि प्राचीन काल की है कि मध्य काल की है, जंगल की बात है या फिर शहर की बात है, गांव की बात है। तो वो एक वातावरण होगा, देश काल होगा। फिर भाषा शैली, भाषा शैली का मतलब ये होता है कि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसकी भाषा कहानी में उसी ढंग की प्रयोग की जाएगी। अगर ग्रामीण है तो ग्रामीण भाषा शैली का प्रयोग किया जाएगा। तो भाषा शैली से पता चलता है कि वो कहानी किस प्रकार के पात्रों के द्वारा आगे बढ़ाई जा रही है। उसके पात्र सभ्य हैं, पढ़े लिखे हैं या फिर अनपढ़ हैं। तो जैसा उसका कार्य व्यापार होगा उस प्रकार से उसकी भाषा से रखी जाएगी और शब्दों का चयन किया जाएगा कहानी लेखन में। और उद्देश्य तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बिना उद्देश्य की कोई कहानी होती नहीं है। उद्देश्य कहानी का प्रमुख घटक है और बिना उद्देश्य की कहानी निरर्थक कही जाती है। तो किस उद्देश्य से हमने कहानी लिखा है? किसी को मौलिक गुणों की शिक्षा देने के लिए, या फिर किसी के अंदर देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित करने के लिए हमने कहानी रचना की है, या फिर किसी को समझाने के लिए हमने कुछ कहा है। इसी तरीके से तमाम और भी उद्देश्य हो सकते हैं। तो उद्देश्य भी कहानी का एक तत्व है। तो इस प्रकार से ये तत्व कहानी में होने चाहिए। और कहानी का जो सबसे बड़ा गुण है वो रोचकता ही है। और रोचकता के कारण ही हम शुरू से लेकर आखिरी तक कहानी को बिना पढ़े, बिना समाप्त किए रह नहीं पाते हैं। तो ये गद्य विधा है और बहुत ही व्यापक गद्य विधा है, प्रचलित गद्य विधा है। इसलिए कभी कभी परीक्षा में प्रश्न भी आता है कि हिंदी साहित्य की सबसे प्रचलित गद्य विधा का क्या नाम है, तो वो कहानी ही हो सकती है। आइए तीसरे तत्व की हम बात करें। तीसरे प्रमुख विधाओं के अंतर्गत जो विधा है उसकी बात करें। तीसरी है आलोचना। आलोचना गद्य विधा वो गद्य विधा है, आधुनिक गद्य विधा है। हालांकि कुछ समय पहले जैसे भारतेंद्र युग से इसकी शुरुआत हो गई थी। तो आलोचना वो गद्य विधा होती है जिसके अंतर्गत किसी अन्य रचनाकार की रचनाओं का गुण दोषों के आधार पर विवेचन किया जाता है। और उस विवेचन का जो सार्थक महत्व है वो ये है कि उस रचना में जो मुख्य बात कही गई है उसका सामान्य लोगों से क्या सरोकार है, समाज में उस रचना की क्या उपयोगिता है। इसलिए जो आधुनिक आजकल की गद्य शैलियाँ हैं और गद्य में लिखा जा रहा है उसमें आलोचना ये गद्य विधा सबसे प्रमुख है। एक श्रेष्ठ या वरिष्ठ रचनाकार अपने कनिष्ठ रचनाकारों की रचनाओं की जब आलोचना करता है तो उनको प्रेरणा मिलती है। वो अपनी कमियों को दूर करते हुए आगामी रचनाओं में और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी आजकल के रचनाकारों द्वारा प्राचीन काल के रचनाकारों की रचनाओं का भी आलोचनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया जाता है। तो उसका जो उद्देश्य है वो ये, क्योंकि वो युग बीत चुका है, उसका उद्देश्य ये होता है कि उस रचना का उस समय और आज की परिस्थिति में क्या उपयोगिता है, उसके आधार पे भी हम उस रचना को आधुनिक परिवेश में ढालते हुए उसकी उपयोगिता, उसकी शिक्षा को अपने तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। तो दोनों प्रकार की रचनाओं का स्वरूप हमको देखने को मिलता है। तो ये गद्य विधा भी बहुत ही रोचक और आज के परिवेश में बहुत महत्वपूर्ण है। चौथी अगर गद्य विधा की हम बात करें ये है उपन्यास। उपन्यास गद्य विधा में किसी भी व्यक्ति का
सांगोपांग वर्णन किया जाता है, यानी बचपन से लेकर के उसके मरणोपरांत तक स्थितियों का विवरण प्रस्तुत करना, और इस प्रकार से कि कोई बात छूटने न पाए, एक कहानी के रूप में, ताकि उसके अंदर रोचकता भी बनी रहे और उसका जो पठन पाठन है इस तरीके से किया जाए कि बिना उसको पढ़े चैन न मिले। तो अगर हम देखें तो कहानी का ही ये विस्तृत रूप है, मगर कहानी जहाँ छोटी होती है, उपन्यास में विस्तार बहुत ज़्यादा होता है। इसमें अन्य छोटी छोटी अन्य कहानियाँ भी उसमें समायोजित रहती हैं। जहाँ कहानी 3-4 पेज की हो सकती है, एक उपन्यास 200 से 250 पेज के हो सकते हैं। तो विस्तार बहुत ज़्यादा है। तो इसमें संक्षिप्त और इसमें अगर हम देखें तो विस्तार से वर्णन किया जाता है, और इसमें पूरे समाज की तमाम, यानी मुख्य पात्र के साथ साथ समाज में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसका भी बारीकी से निरीक्षण करते हुए एक उपन्यासकार उन घटनाओं के माध्यम से भी उन सारी परिस्थितियों को अपनी रचना में दिखाने का प्रयास करता है, ताकि व्यक्ति उस समाज की छोटी से छोटी चीज़ों को समझ करके और अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सके। और उपन्यास विधा एक ऐसी विधा है जिसमें कई रचनाकारों ने रचनाएं की हैं। खासतौर पे मुंशी प्रेमचंद जी का बड़ा महत्व है। उन्हें हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट कहा जाता है, हालांकि उन्हें कहानी सम्राट भी कहा जाता है। हम उपन्यास की बात कर रहे हैं तो उन्होंने ढेर सारे उपन्यास लिखे हैं, और उनका जो उपन्यास है वो ग्रामीण परिवेश से लेकर के शहरी परिवेश तक की घटनाओं से ओतप्रोत है। और अगर हम देखें तो उपन्यास विधा एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से तमाम रचनाकारों ने बड़े ही व्यवस्थित ढंग से अपनी बातों को कह के, अपनी बातों को बता करके समाज में व्यापक परिवर्तन करने का प्रयास किया है, समाज को जागरूक करने का प्रयास किया है। चाहे किसानों की परिस्थिति का वर्णन हो, या महिलाओं की दशा का चित्रण हो, या फिर देश के लिए मर मिटने वाले वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्थिति का चित्रण हो। तो इस तरीके से कई उसके विषय हो सकते हैं, और विषय तो विविधता से भरा हुआ है। तो उपन्यास एक अगर हम देखें तो इस प्रकार की गद्य विधा है जिसके माध्यम से जो आपके आसपास घटित हो रहा है उसी घटना को केंद्र में रखते हुए, उसी समाज के किसी पात्र को केंद्र में रखते हुए हम पूरे समाज के घटनाक्रमों का विस्तार से वर्णन करते हैं। अब अगली गद्य विधा की बात करें तो नाटक, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, नाटक और एकांकी ऐसी गद्य विधाएं हैं जिसका रंगमंच पर प्रस्तुतिकरण किया जाता है, यानी वो गद्य विधाएं जो मंच पर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से संवाद रूप में लिखी जाती है उसे नाटक कहते हैं। नाटक चूँकि कई अंकों का हो सकता है, यानी कई भाग हो सकते हैं, जबकि एकांकी में नाम से ही ऐसा लग रहा है कि एक अंक, यानी एक अंकों वाला, एक दृश्य वाला नाटक। हालांकि आधुनिक एकांकियों में 1, 2, 3 अंक भी हो सकते हैं, मगर नाटकों में 5, 6, 8, 10 भाग भी हो सकते हैं। तो नाटक यहाँ विस्तृत होता है, एकांकी संक्षिप्त होती है। ये एक घटना प्रधान होती है, इसमें पूरे जीवन का घटनाक्रम होता है। जैसे हम नाट्य लोक शैली नौटंकी और रामलीला में देखते हैं कि पूरे राम के चरित्र का चित्रण उसमें किया जाता है, या किसी व्यक्ति के पूरे घटनाक्रम का चित्रण किया जाता है। अगर एकांकी में हम देखें तो एक ही घटना की प्रधानता होगी, और इसीलिए उसमें एक अंक की संभावनाएं ज़्यादा होती है। तो दोनों अगर हम देखें तो एक जैसी ही अभिनय गद्य विधाएँ हैं, यानी इसको नाट्य रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर हम ये देख लें तो ये जो हमारी 6 गद्य विधाएं हैं, इनको प्रमुख या प्रकीर्ण विधाएं कहते हैं, और हिंदी साहित्य के गद्य इतिहास में इन विधाओं का विशेष महत्व है। तो और हिंदी दीजिएगा। तो अब थोड़ा सा हम दूसरा भाग देख लें। इसमें है सहायक, नाम बस लिख देता हूँ, सहायक गद्य विधाएं, जिसको गौड़ विधाएं भी कहते हैं। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो कई गद्य विधाएं हैं, खास तौर पे रेखा चित्र, संस्मरण, रिपोर्ताज, जीवनी, गद्य काव्य,
यात्रा वृत्त साक्षात्कार डायरी पत्र साहित्य। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक है जीवनी। ये अगर हम गिनती गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जो हमारी विधाएं हैं गद्य की, ये सहायक या गौण गद्य विधाएं कही जाती हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारी प्रमुख विधा गद्य है तो उसी के लगभग स्वरूप हमको देखने को इसमें मिलते हैं। साक्षात्कार थोड़ा सा इसमें अलग है, डायरी थोड़ी सी अलग है, पत्र साहित्य अलग है, जीवनी माफ़ करिएगा 2 बार आ गई, तो रेखा चित्र संस्मरण रिपोर्टाज जीवनी गद्य काव्य यात्रा वृत्त साक्षात डायरी पत्र। ये जो हमारी गद्य विधाएं हैं, एक थोड़ा सा ध्यान में नहीं आ रहा है, उसको किताब में आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ज़्यादातर इसमें जो विधाएं हैं ये निबंध का ही स्वरूप है। साक्षात्कार अपने आप में अलग है, डायरी और पत्र साहित्य थोड़ी थोड़ी हम चर्चा कर लें तो रेखा चित्र में किसी जीव जंतु का या किसी छोटे श्रेणी के व्यक्ति का इस प्रकार से चित्रण किया जाए कि हमारे मानस पटल पर एक रेखाओं का चित्र जैसा प्रतीत हो। संस्मरण किसी खास व्यक्ति के साथ गुजारे हुए पलों को याद करते हुए जब हम किसी गद्य रचना को लिखते हैं तो संस्मरण कहलाता है। रिपोर्टाज रिपोर्ट का ही एक स्वरूप है और आंखों देखी जो घटनाएं होती हैं उसको जब साहित्यिक रूप में प्रस्तुत किया जाए तो वो रिपोर्टाज होता है। किसी व्यक्ति विशेष की जो जीवन की प्रमुख घटनाएं हैं उसको जब हम संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वो जीवनी कहलाता है। गद्य काव्य वो गद्य विधा है जिसमें गद्य तो रहता है मगर काव्य जैसी प्रवाहता होती है, उसको गद्य काव्य कहते हैं। यानी जिसमें गद्य और काव्य दोनों के स्वरूप या दोनों के गुण मिले वो गद्य काव्य है। यात्रा वृत्त वो गद्य विधा है जिसमें खास तौर से किसी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। साक्षात्कार किसी विशेष व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में माहिर है उस के जीवन की प्रमुख घटनाओं को जब प्रश्नों के माध्यम से जानने का प्रयास किया जाता है और फिर उसको लेखन रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसको साक्षात्कार कहते हैं। इसको अंग्रेजी में इंटरव्यू भी कहा जाता है। डायरी वो गद्य विधा है जिसमें व्यक्ति तारीखों के हिसाब से प्रतिदिन का विवरण प्रस्तुत करते हुए साहित्यिक रूप में गद्य लेखन कार्य करे। ये काल्पनिक भी हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है। पत्र साहित्य वो गद्य विधा है जिसमें पत्रों का यानी किसी साहित्यकार के द्वारा या किसी खास व्यक्ति के द्वारा किसी को जब पत्र लिखा जाए उन पत्रों के माध्यम से जब उसके जीवन चरित्र को उभार करके प्रस्तुत किया जाए तो वो पत्र साहित्य कहलाता है। किताब में इसके विषय में विस्तार से दिया हुआ है, रचनाकार जो भी हैं उनकी कौन कौन सी रचनाएं प्रमुख है वो दिया हुआ है। थोड़ा सा समय अभाव रहता है इसलिए बहुत ज़्यादा विस्तार दे करके आपको नहीं बता सकते, मगर जो गद्य की विधाएं हैं खास तौर पर उसका विवरण प्रस्तुत करना था आपके सामने। तो जो प्रमुख विधाएं थी और जो सहायक गद्य विधाएं हैं उसके विषय में संभव है कि आपको आज समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आप देखिएगा, किताब का सहारा लेते हुए इसका अच्छे से अध्ययन और मनन करिएगा, चिंतन करिएगा। जहां अगर कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी तो भविष्य में पुनः इस विषय पर चर्चा करते हुए शंकाओं का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।